नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग लीगल और फाइनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा करते हैं। मित्रों, तो आज का विषय है 156(3) में परिवाद पत्र कैसे दाखिल किया जाए, इसको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए, इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आप इसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, विषय पे आने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति के सामने कोई अपराध होता है और उस व्यक्ति द्वारा संबंधित थाने में इस बात की सूचना दी जाती है और पुलिस द्वारा जब उस पर कोई कार्रवाई करने से मना किया जाता है या फिर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, तो उसके पास क्या विकल्प रहता है। तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज में पहला रेमेडी ये होता है कि 154(3) के अंतर्गत वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके यह अपनी शिकायत दर्ज कराए और कहे कि संबंधित थाने को यह आदेश दिया जाए कि वो एफआईआर को दर्ज करे। लेकिन अगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके शिकायत पर सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर उसके पास यह जो शिकायत करता है उसके पास एक जुडिशियल रेमेडी यह होती है कि वो 156(3) के अंतर्गत पिटीशन फाइल कर सके और मजिस्ट्रेट के सामने अपना कंप्लेन दे सके। तो 156(3) के जो कंप्लेन है उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसे कैसे ड्राफ्ट करते हैं और किन हालात में 156(3) के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और 156(3) किन हालात में एक प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन चर्चा पे जाने के पहले मैं आपको 2008 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लतिका कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो जजमेंट दिया गया था उसके एक्सट्रैक्ट को पढ़ के मैं सुनाऊंगा, जो कि काफ़ी हमारे डिस्कशन को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। तो इसमेमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लतिका कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जो कि 2008 में यह जजमेंट दिया गया था, उसमें कहा गया था कि 154 सीआरपीसी के अंतर्गत हर थाने में अगर कोई सूचना मिलती है जिसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कोई संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है, तो पुलिस अधिकारी का यह फर्ज बनता है कि उस पर वो एफआईआर दर्ज करे। अगर इस तरह क्या नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होने की भी संभावना रहती है। और इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन के लिए एक गाइडलाइंस भी तैयार किया था। हालांकि इसके बावजूद भी कई दफ़ा यह देखने में आया है कि शिकायतकर्ता एक जेन्युइन शिकायत को लेकर जाते हैं और थाने में उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता। पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी वो जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो फिर 156(3) का जो जुडिशियल रेमेडी है आपके पास रहता है, जहाँ पे आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना कंप्लेन कर सकते हैं और संबंधित थाने के लिए ये आदेश पारित करा सकते हैं कि आपके एफआईआर को दर्ज किया जाए। तो 156(3) क्या है, आइए हम सबसे पहले जानते हैं। 156(3) में सीआरपीसी में सीधे तौर पे ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 156(3) इज पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, यानी मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ ये शक्ति है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सके। सिर्फ यही बात, इतनी एक लाइन में ये पूरा जो है 156(3) में जो प्रोविजन है वो ये है। तो आइए इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि सीकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया। तो सीकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह बात कही गई थी कि अगर कोई व्यक्ति जब उसके सामने कोई अपराध घटित होता है तो वो पुलिस के पास जाता है और अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है, लेकिन अगर पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो फिर उसे 154(3) के अंतर्गत सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अपनी शिकायत करनी होगी और यह रिक्वेस्ट करना होगा कि संबंधित थाने को यह आदेश दिया जाए कि उसके एफआईआर को दर्ज किया जाए। अगर ये दोनों ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता और जो शिकायत करता है उसके बाद भी उसे उसकी शिकायत पे गौर नहीं किया जाता, तो उसके पास जो जुडिशियल रेमेडी है वो 156(3) के अंतर्गत है। जी हाँ, 156(3). तो 156(3) के पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करें, आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम 156(3) किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल हो सकता है, तो आपको एक हेडिंग बनानी होगी संबंधित मजिस्ट्रेट, या फिर आप एक कॉमन ये भी लिख सकते चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं। फिर आपको जो पिटिशनर है उसका नाम और पता देना होगा। इसके बाद आपको जो डिफेंडेंट, जी हाँ इसमें डिफेंडेंट बनाए जाते हैं, तो जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए अगर केस में 2 एक्यूज्ड हैं तो उनको आप डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 करके बनाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो संबंधित थाना है उसे भी आप उसे भी एज ए पार्टी जोड़ना होगा और उसे डिफेंडेंट नंबर 3 बनाना होगा।
अब सवाल ये उठता है कि उसे डिफेंडेंट बनाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना करते हैं, जब प्रेयर करते हैं कि इसमें जो है संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेश दिया जाए कि एफआईआर हो, तो उसमें आप ये बताएंगे कि द लॉर्डशिप विल डायरेक्ट द डिफेंडेंट नंबर 3 टू ऑर्डर टू रजिस्टर एन एफआईआर अंडर सच एंड सच एक्ट ऑफ द आईपीसी। तो यह बताने के लिए आप उसे डिफेंडेंट नंबर जो कंसर्न एसएचओ है उसे डिफेंडेंट बनाना होगा। तो आइए अब जानते हैं कि उसके बाद उसे कैसे ड्राफ्ट करें। तो सर्वप्रथम आपको एक प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो भी वास्तविक घटना है उस सारी बातों को लिखते हुए आपको यह भी बताना होगा कि आप संबंधित थाने में अपनी शिकायत लेके गए थे लेकिन वो दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए, वहां भी शिकायत लेके गए थे, वो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन दोनों शिकायतों की कॉपी उसमें लगानी होगी और कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मेरा यह व्यक्तिगत सलाह है कि आप उसको रजिस्टर्ड मेल से भेज दें या स्पीड पोस्ट कर दें और उसका जो रिसिप्ट है वो भी अपने पिटीशन में एनेक्स करते हैं, ताकि कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि जो दोनों कंडीशन है वो दोनों कंडीशन एग्जॉस्ट किए जा चुके हैं और उसके बाद एक एक्सेप्शनल कंडीशन में ही 156(3) का ये जो पिटीशन है वो आपके सामने लाया गया है। तो 156(3) का जो पिटीशन है, कई दफ़ा ये होता है कि उसमें दो स्टेजेस होते हैं। एक तो कॉग्निजेंस लेने के पहले ही मजिस्ट्रेट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाले को आदेश दे दे। कई दफ़ा ये होता है कि कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो 190 में कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस लेने का सिर्फ यह मतलब होता है कि लीगल प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। अब ये लीगल प्रोसेस में उसके बाद क्या होता है कि वो 200 का अंतर्गत जो पिटिशनर है उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है वो इसे कंप्लीटली एक प्राइवेट कंप्लेन के तौर पे इसकी ट्रायल शुरू कर दे और उस पर जजमेंट दे दे। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे जो है वो 156(3) और 200 के कंप्लेंट के बीच में यह डिफरेंस है कि 156(3) कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है, जो कि संज्ञेय अपराध होते हैं उनके लिए होता है, और 200 का जो है वो पिटी ऑफेंसेस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं या फिर जो ऑफेंसेस ऑफ सिविल नेचर होते हैं जैसे 420 या फिर पैसे का फ्रॉड, उन चीज़ों के लिए 200 ज़्यादा कारगर साबित होता है और 156(3) मुख्य तौर पर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनके लिए होता है, ताकि इसमें सीधे सीधे आप बता सके कि इस पे इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट शुरू की जाए। और उसके बाद इसमें एक और भी शर्त है कि 200 में सारी जिम्मेदारी कंप्लेनेंट के ऊपर होती है कि उसे सारे विटनेस, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन जब 156(3) के अंतर्गत होता है तो पुलिस जब एफआईआर रजिस्टर कर लेती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे, जब इंट्रोगेशन करती है तो बहुत सारे साक्ष्य और एविडेंस को लेकर वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है और इससे आपका कोर्ट केस जो है मजबूत हो सकता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर इन केस 156(3) में आपका पिटीशन डिसमिस हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जी हाँ, आपके पास रिवीजन का ऑप्शन है 397 और 401 ऑफ द सीआरपीसी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए अब जानते हैं कि क्या अगर कोई 156(3) में कंप्लेंट डिसमिस हो जाता है तो क्या हम सीधे सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपके पास यह ऑप्शन है और आप हाई कोर्ट हाईकोर्ट में आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला तो एज ए रिट 226 ऑफ द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जा सकते हैं, या दूसरा 482, जी हाँ, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें दूसरा होता है सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। पहला इसमें 482 में पहला ऑप्शन यह होता है टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ, और दूसरा होता है टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। तो दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत आप कोर्ट में अपना एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इसमें ये बता सकते हैं कि एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपके एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता और कोर्ट से ये गुजारिश कर सकते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज कराने का परमिशन कोर्ट दे। तो ऐसी हालत में बहुत सारी ऐसे केसेस जहां पे हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस को यह अधिकार दिया जाता है कि ये आपके एफआईआर को दर्ज की जाए। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं 156(3) में। जब पुलिस द्वारा आपके किसी शिकायत को दर्ज नहीं किया जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मित्रों, यहाँ यह वीडियो खास करके 156(3) के परिवाद पत्र के ऊपर था। मेरा अगला जो वीडियो होगा वो 200 में जो कंप्लेन होते हैं उनके ऊपर होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको लीगल और फाइनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स पे जानकारी मिलते रहे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।